हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाईशाला में वेलकम है। मैं निहारिका दत्ता आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। आप सभी के लिए हम लोग ने ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम प्रहार है, जो कि आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम को बीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ला के रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उससे क्वेश्चंस को हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम वेस्ट ना करें हम और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसको पहले देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम डैश के अधीन कार्य करता है। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसके अंडर में काम करता है। तो हमने जो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उसको हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी हम ये सोच के चलें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने सभी चीज़ों का हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट करके हम रखे हैं। आप सभी के लिए सभी चीज़ें इजी रहें, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी प्लस हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी। तो यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका करेक्ट आंसर है। ये 1965 में इसको लाया गया था। ठीक है, इसको 1965 में लाया गया था और इसका जो मेन जो रीज़न है, इसका जो मेन पर्पस है, ये फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया। ठीक है, बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए लाया गया। मेन जो इसका कंसर्न था, जो एम था, वो इसका जो मिशन था, ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने का था। ठीक है, और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो मैंने आपको बताया है 1965 में हुई थी। ठीक है, अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में ये आया था। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका जो मेन आंसर है, ये क्वेश्चन इससे पूछा गया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर, किसके अंडर में काम करता है। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन के बाद दे रखा है, सारे इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिए गए हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसका हमने बहुत ही ध्यान रखा है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स। फॉरेन ट्रेड कब आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 1992। ठीक है, 1992 में आया था। लेकिन इसमें ये जानना है कि फॉरेन ट्रेड है क्या। ठीक है, विदेश व्यापार है क्या। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेश व्यापार, और इसका मेन क्या रीजन था लाने का, क्या जरूरत थी लाने की। तो इसमें जो है फॉरेन ट्रेड, जो विदेश व्यापार के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी, जो कि हमारे हमारे देश के लिए नहीं, दूसरे देशों से किया जाता था। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनसे हम चीजों को आदान प्रदान करते थे। ठीक है, और इसको जो है रेगुलेट करता है, ये किसके अंडर में आता है, ये इसका ध्यान ये किसके अंदर फंक्शन करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में के अंदर ये फंक्शन करता है। ये जब 1991 में जब हमारा देश बहुत ही ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को फेस कर रहा था, मतलब गंभीर रूप से भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब इसको लाया गया था। और देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, इस वजह से इसको लाया गया। ठीक है,
तो ये काफी चीजों को हेल्प करने के लिए लाया गया। दूसरे विदेशी व्यापार हमारे हमारे देश में आके अपना काम करें, हम अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे थे कि हमारे देश की भी थोड़ी उन्नति हो। ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करने के लिए लाया गया था। लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया था, ठीक है, कि लाइसेंस इजी वे में मिल जाए। तो ये सारी चीजों को हम ये फॉरेन ट्रेड में लेके आए, जो कि 1992 में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंड सीलिंग रिफर्स टू, भू हदबंदी ये क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है करेक्ट आंसर इसका, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एनी लैंड। मतलब इतना, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। इतना ही आपको रखना है, इतना ही हमें रखना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट दे दी गई थी कि चाहे वो कोई व्यक्ति हो या परिवार हो, कि भाई आपके द्वारा रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी है, आपको इतना ही भूमि रखना है। ठीक है, इस तय की गई अधिकतम सीमा से अधिक भूमि कोई नहीं रख सकता। ठीक है, इतना ही आपको दिया गया है, और ये मेनली इसका टारगेट था एग्रीकल्चरल लैंड को बचाना। ठीक है, ये कृषि भूमि पर ही लागू होता था ज्यादा से ज्यादा, और इसका मकसद कुछ लोगों के हाथों में भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना था, कि कुछ लोग अपने पास ज्यादा सेंट्रलाइज्ड करके ना जमीनें रख लें, ताकि दूसरों को जमीनें ना मिले। तो इस वजह से इस चीज का हमने इस चीज के लिए हमने पढ़ा। ठीक है, तो लैंड सीलिंग क्या है कि भाई इतने अधिक सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। ये है हमारा लैंड सीलिंग। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोल रहा है कि एवरी ईयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज पब्लिश्ड बाय। भाई ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, इसको भी बनाने के लिए हर एक, बोलते हैं ना, हर एक चीजों को दिया गया है कि आपको हमने सौंप दिया है कि भाई आप ये रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो सेम ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये करते हैं पब्लिश। अब HDR है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या? यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स यहाँ पे दी गई हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। आपको कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दे रखा है, ये आपके समझने के लिए है। लेकिन आप ये समझिए पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था 1990 में। ठीक है, जो कि ना सिर्फ आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारे देश में क्या प्रगति हो रही है, ठीक है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको से फोकस करने के लिए, ना कि हम और हमारे हेल्थ, मतलब हमारे जो हम जी रहे हैं, हमारी बेटर हेल्थ को भी काउंट करते हैं, एजुकेशन को काउंट करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो अभी हमारा जो दिन प्रतिदिन जो हमारा रहने का जो तरीका बदल रहा है। पहले लोगों के घरों में एसी नहीं होता था, अब सभी के घरों में एसी हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा हर वर्ग के लोगों को हर एक चीज की सुविधा मिल रही है, किसी चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है कि नहीं ये नहीं ले सकते। सब लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से लोग अपनी अपनी चीजों को कर रहे हैं। तो उन सभी चीजों को लेके उसका रिपोर्ट जो बनता है उसी को हम बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो कि कब लाया गया था, ये कब आया, SS कब हुआ? 1990 में। ठीक है, और ये जो है कौन लाता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये टैक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, Which of the following qualify as assets under the Income Tax Act 1961?
इसमें यहाँ दिया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आंकलन किया जाता है। भाई सबका किया जाता है, कोई नहीं बचता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो कोई लोकल अथॉरिटी ही क्यों ना हो, हम सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सभी होगा। ठीक, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि चाहे वो यदि कोई पर्सन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी हो देश का, सभी लोग इसमें आएंगे, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट रूट। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, सब लोग के हिस्से में सभी चीजें दे दी गई हैं कि भाई आपका ये कार्यभार है, आपका ये कार्यभार है, आप ये रिपोर्ट निकालेंगे, इस चीज से रिलेटेड निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी ये दिए कि फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया का है वो किस गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगा, तो वो हमारा आएगा भाई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शॉर्टकट में बोलते हैं एफडीआई, दो रूट से आते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, दिस अप्रूवल इज प्रोसेस्ड बाय द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, कुछ ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होते हैं, उनके अंडर में ही होता है। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट रूट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड. The overall coordination policy framework of FDI is handled by the Ministry of Commerce and Industry. Within this ministry, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade plays a key role. ठीक है, संचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के थ्रू आता है ये। ठीक है, सरकारी मार्ग के तहत निवेश के लिए पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, या अनुमति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है। ये सभी चीजें आपको थोड़ा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्यों है, किस लिए है, ये किसके अंडर में आता है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आपको समझने में आसानी हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों ही इसको इजी वे में पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, ये इंडिया में कौन लेके आया था? तो भाई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, हम बोलते हैं इसको सुभाष पालेकर बजट भी बोलते हैं। ठीक है, यही थे जो कि कर्नाटका के थे, ये बहुत बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ठीक है, ये 1990s में लेके आए थे इस चीज को, इस बजट को, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने ही, ये ही पर्सनालिटी है जिन्होंने प्रमोट किया था, सुभाष पालेकर। ठीक, यहाँ पे दिया है, और भी हमने जितने भी ऑप्शंस में जितने भी नाम दिए हैं, जितने पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पे दिए हैं, उनके भी बारे में हमने लिख के रखा कि नॉर्मल बॉर्डर क्या लेके आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर MS स्वामीनाथन भी ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में थे। ठीक है, देन वर्गीज कुरियन क्या थे, वो व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके ऑपरेशन फ्लड के लिए उनको माना गया था। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, थोड़ा बहुत आप इन लोग के बारे में भी बस ये जो यहाँ पे दिया है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। खैर कोशिश हमने ये की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें से ही मिले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया का आया था, वो किस पर्सनालिटी ने दिया था? सुभाष पालेकर जी ने दिया था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज कलेक्टिवली कॉल्ड? ठीक है,
ये क्या, इसको क्या, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति। ठीक, यहाँ पे जो है ये द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू मैनेज द इकोनॉमी। जो सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है, उसके बारे में। कराधान का अर्थ है लोगों और व्यवसायों से कर वसूलना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे देश के प्रगति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, वो सभी इसमें आती है। ठीक है, उन सभी को इकट्ठा करके हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लाता है। ठीक है, ये सब मतलब इन सबको ही लेके फिस्कल पॉलिसी बनती है। ठीक है, और इसे मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार और लागू किया जाता है। ठीक है, ये इसको किस रूप से कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार और लागू किया जाता है, यही करते हैं, वित्त मंत्रालय ही इसको तैयार करते हैं और लागू भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कर और सार्वजनिक व्यय की संयुक्त नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब ये जैसे बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? सिंपल इंग्लिश में हम बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जो भी हमारे देश में या देश के बाहर से जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे लेन देन जो भी होते हैं, ठीक है, आर्थिक लेन देन जो भी होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये आपके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विस, रेमिटेंसेस और कैपिटल फ्लो को भी देखता है, इसको इंक्लूड करता है। इट शोज वेदर अ कंट्री हैज अ सरप्लस और डेफिसिट इन फॉरेन ट्रांजैक्शन। इससे पता चलता है कि देश की विदेशी लेन देन में अधिशेष है या घाटा है। ठीक है, ये इन सारी चीजों से हमें ये सब पता चलती है। एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जिसमें आयात और निर्यात किया जाता है। इट लेज डाउन द इंसेंटिव्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर फॉरेन ट्रेड। ये इसमें फॉरेन ट्रेड के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम रखते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। कौन रिलीज करता है? किसके थ्रू रिलीज होता है? ये नीति आयोग के थ्रू होता है। ठीक है, कौन करता है? ये नीति आयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने आपको इंडेक्स रिपोर्ट दे रखा है, जिससे आपको कुछ चीजों का आइडिया मिल जाए। खैर, ये आपको समझने के लिए, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग में अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये सभी रिपोर्ट्स देख, कौन कौन रिपोर्ट निकालता है, कौन किसके अंडर में कौन सी रिपोर्ट्स निकलती हैं, ये हमने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following was founded as a successor organization to the General Agreement on Tariffs and Trade, that is called GATT? ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन है जो करता है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइन किया गया था 1947 में, 1947 में इसको प्रमोट किया गया था, जो कि आया था 1948 में, इसको फिर इसकी एग्जिस्टेंस आई 1948 में। ठीक है, और गेट जो है वाज अ इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइंड इन 1947, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इट्स मेन एम वाज टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज। जो हैवी टैरिफ जो लगते थे, ठीक है, उनको कम करने के लिए था, और फ्री ट्रेड को कुछ कंट्रीज में लाने के लिए था। इट वॉज नॉट फुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज जस्ट एन अग्रीमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कोई, ठीक है, ये एक पूर्ण संगठन नहीं था, बल्कि केवल एक समझौता था।
और इसको लागू कब किया गया? 1994 में। 1994 में वो ये लागू हुआ। ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1995 में हुआ, आफ्टर द यूरुग्वाई राउंड नेगोशिएशंस। इट रिप्लेस्ड गेट। गेट को रिप्लेस किया गया, WTO ने रिप्लेस किया। अनलाइक गेट, WTO इज अ परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट डील्स विद गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। WTO की स्थापना 1995 में की गई और इसने ही गेट को रिप्लेस करके वो खुद WTO आया। गेट के विपरीत WTO एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। यह वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये आपका WTO है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। जिसने गेट को रिप्लेस किया और एक प्रॉपर वे में सेटअप करके उसने अपने काम को स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे हमने कुछ और भी आपको ट्रेड एसोसिएशंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है क्या? ठीक है। ये कंट्री के पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम में, रिलेटेड टू बर्थ रेट, डेथ रेट और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसको बताता है। ठीक है। कौन सा स्टेज है? तो टोटल जो है हमारे पास 5 स्टेज होते हैं। यहाँ पे हमने आपको दे रखा है, आप देख सकते हो। मेनली बेसिकली 4 स्टेजेस हम बोल सकते हैं। 5 वाला डिक्लाइनिंग होती है, तो आप मेनली 4 स्टेजेस को लेके चल सकते हो। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 हाई स्टेशनरी होता है, स्टेज 2 अर्ली एक्सपैंडिंग होता है, स्टेज 3 लेट एक्सपैंडिंग होता है, स्टेज 4 हमारा लो स्टेशनरी होता है। ठीक है। यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज, पॉपुलेशन पिरामिड, ये सब आपको दे रखा है। स्टेज 1 में बर्थ रेट भी हाई होती है, डेथ रेट भी होती है, नेचुरल इंक्रीज में स्टेबल और स्लो इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन पिरामिड में आपको ग्राफिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। स्टेज 2 में क्या होता है? बर्थ रेट हाई होती है, डेथ रेट फॉल्स रैपिडली, थोड़ी सी गिरती है। नेचुरल इंक्रीज में क्या होता है? रैपिड इंक्रीज, तुरंत बढ़ता है। ठीक है। और पॉपुलेशन पिरामिड दोनों इक्वल है, मेन चाहे वुमेन। स्टेज 3 आपका क्या है? फॉलिंग, बर्थ रेट फॉलिंग मतलब गिरती हुई, डेथ रेट फॉल्स फ्रॉम स्लो, मोर स्लोली, बहुत ही स्लो। नेचुरल इंक्रीज क्या करता है? इंक्रीज स्लोज डाउन। ठीक है। और मेन एंड वुमेन का आपका इक्वली इसमें है। देन स्टेज 4 सब कुछ, बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो और फॉलिंग एंड देन स्टेबल, कभी गिरता है और कभी स्टेबल होता है। ये आपका हमने यहाँ पे चार्ट दे रखा है, आप इससे समझ सकते हो। ग्राफिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है। टोटल आपको ये याद रखना है 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है। और बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज, ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमने यहाँ पे दे रखा है। खैर इसका सही जो आंसर होगा कि स्टेज 1 का, जो स्टेज 1 में क्या होता है, दोनों ही तो इक्वल होते हैं, आपका हाई बर्थ रेट भी होता है और हाई डेथ रेट भी होता है। तो द फर्स्ट इसमें हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द्वारा वर्णित है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट के जो। ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स? कौन सा सेक्टर इसमें से क्षेत्रीय प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? कौन करता है भाई? तो करता है हमारा प्राइमरी। ठीक है। कौन करता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि नेचुरल, इसमें ऑप्शन है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन की वजह से वो ऑप्शन छुप गया है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके अंडर में आपके नेचुरल गुड्स, जो हमें नेचर, जो प्राकृतिक हमें दे रहा है, उससे रिलेटेड होता है। फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई। ठीक है। आपको वो प्राइमरी सेक्टर में देता है। यहाँ पे दे रखा है कि
प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ा होता है। ठीक है, यह सीधी प्रकृति से वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, उदाहरण कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी, ये सब। ठीक है, तो आपका ये प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है आपका। ठीक है, तो ये नेचुरल इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो हमारा सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ये टोटल 12 क्वेश्चंस थे जिसको हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है जिसकी, और आगे भी और इसी तरह से क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आपके लिए। आप लोग इसमें से कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ्स में यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सभी ये आपको रिपोर्ट दे रखी है, आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा सभी चीजों को आप पढ़ेंगे, और जो एक्ट्स जो दी गई हैं उन सबको आपको याद करना पड़ेगा कि कब उनको लाया गया, किसने लाया, उन सभी चीजों को थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये मददगार साबित हो। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।